नमस्ते बच्चों, आज हम विज्ञान के जंतुओं में पाचन विषय पर चर्चा करेंगे। तो जंतुओं में पाचन में सबसे पहले पाचन होता क्या है। तो हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इस तरह के विभिन्न अणु होते हैं। ये जटिल अणुओं को सरल अणुओं में हम जिस तरह से कन्वर्ट करते हैं वह प्रक्रिया पाचन कहलाती है। तो मनुष्य में पाचन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मनुष्य में पाचन में सबसे पहले आता है मुख का नाम। मुख में दो प्रकार की चीजें होती है, एक दांत होते हैं और एक जीभ होती है। इसमें एक चीज और होती है, लार ग्रंथियां। ये जो लार ग्रंथियां होती हैं वो हमारे मुख में लार का स्त्रावण करती है। तो दांत की बात करते हैं हम। सबसे पहले हमारे 32 दांत होते हैं। निचले जबड़े में 16 और ऊपरी जबड़े में 16 दांत होते हैं। तो ऊपरी जबड़े में सबसे पहले कृंतक दांत, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर। कृंतक दांत जो होते हैं वो काटने का कार्य करते हैं और इनकी संख्या होती है 4। ऊपरी जबड़े में 4 दांत और निचले जबड़े में 4 दांत, टोटल कितने हो गए? 8 दांत इनके अंदर मनुष्य में पाए जाते हैं। तो कृंतक दांत होते हैं वो चबाने लगातार काटने का कार्य करते हैं। तो जैसे वो जंतु जैसे खरगोश, चूहा, गिलहरी, इनके अंदर क्योंकि ये काटने का ही कार्य करते हैं, कुतरने का कार्य करते हैं, इसलिए इनके इंसाइजर जो होते हैं, कृंतक दांत जो होते हैं वो काफी लंबे होते हैं। इसके बाद ये रद्रक मतलब कैनाइन्स। रद्रक जो होते हैं वो 2 दांत होते हैं ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में 2 दांत होते हैं। तो कुल हो गए 4 दांत। रत्नक का कार्य होता है चीरने और फाड़ने का कार्य। मतलब जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनके जो रत्नक होते हैं वो काफी तीखे होते हैं और बड़े होते हैं, क्योंकि वे मनुष्य को किसी भी जंतु को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। इसके बाद चवर्णक मतलब मोलर दांत, ये 4 होते हैं। और अग्र चवर्णक मतलब प्रीमोलर दांत, ये 6 होते हैं, जिसे हम दाढ़ कहते हैं। हमारी ये जो दाढ़ें होती हैं कुल मिला के 8 और ये 12 हो गई। टोटल हमारे 32 दांत होते हैं। और ये जो दांत होते हैं ये दोनों चवर्णक और अग्र चवर्णक ये च्युइंग का कार्य करते हैं, मतलब चबाने का कार्य करते हैं। अब इसके बाद जीभ एक पाई जाती है, बिल्कुल मांसल जिब्बा होती है, पिछले भाग से जुड़ी हुई होती है। और यह क्या करती है, हमारे इसमें लार ग्रंथि का पाई जाती है और ये हमारे भोजन को लसलसा। अब मनुष्य के अंदर जीभ में बहुत सारी लार ग्रंथियां भी पाई जाती है। तो 4 प्रकार की लार ग्रंथियां हमारे मुंह में पाई जाती हैं और ये लार ग्रंथियां लार का स्त्रावण का कार्य करती हैं। अब इसके बाद मनुष्य के अंदर आता है आमाशय, भोजन नलिका। ये जो भोजन नलिका होती है इसमें श्लेष्मा की होती है और भोजन जो होता है वो मुंह को आमाशय से जोड़ने का सीधी नलिका के द्वारा कार्य करती है। इसके पहले एक घाटी द्वार पाया जाता है हमारे मुंह के अंदर, जो कि श्वास नली को ढक देता है और भोजन नली में सीधे भोजन पहुंच जाता है। इसके बाद तीसरा हमारा अंग आता है आमाशय। आमाशय जो होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा का मिश्रण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा का मिश्रण इसके अंदर पाया जाता है। ये अम्ल क्या कार्य करता है, हमारे भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। साथ ही भोजन के साथ यदि कोई जीवाणु कीटाणु वगैरह आ गए हैं तो उनको नष्ट करने का कार्य करता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही तीव्र अम्ल होता है, ये इंसान की त्वचा को जला देता है। तो आमाशय की त्वचा भी जल जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि आमाशय में अंदर की और श्लेष्मा। तो मनुष्य के पाचन तंत्र को हम एक इस चित्र के द्वारा हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम मुखवार की बात हमने कर ली है, इसमें दांत, जीभ और लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके बाद हमने बात की थी भोजन नलिका की। भोजन नलिका के द्वारा भोजन सीधा जाता है मुख गुहा से आमाशय के अंदर। इसके बाद हम बात कर रहे थे आमाशय की। आमाशय में हमने बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा का मिश्रण होता है। अभी जो आमाशय होता है, इस आमाशय की जो अंदर की त्वचा होती है वो श्लेष्मा की बनी हुई होती है, जिसके कारण ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो आमाशय को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसमें थोड़े बहुत पाचक रस होते हैं। तो आमाशय में भोजन का बहुत ज्यादा पाचन नहीं होता है, केवल हम कह सकते हैं दूध का पाचन इसके अंदर होता है। जो दूध को रैनिन के द्वारा उसमें जो दही जमता है दूध का, वो इस आमाशय के अंदर होता है। तो आंशिक रूप से दूध का पाचन भी आमाशय में होता है। इसके बाद ये यू आकार की जो नलिका है ये कहलाती है ग्रहणी। ये जो ग्रहणी है इसमें खुद में कोई पाचक रस नहीं होता, लेकिन इसमें देखिए ये 2 नलिकाएं, 2 ग्रंथियां हैं। एक ग्रंथि है यकृत
ये जो है पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। ये जो अग्नाशय और यकृत है, ये जो है यकृत जो होता है, यकृत से हम कौन सा रस निकलता है? पित्त रस निकलता है। जिसे हम कहते हैं ना पित्त बन रहा है, तो वो पित्त रस जो होता है यकृत से निकलता है। हरे से गाढ़े हरे रंग का द्रव होता है। यह अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। और अम्लीय माध्यम अम्लीय माध्यम को क्या करता है? क्षारीय बना देता है भोजन के माध्यम को। और जो पैंक्रियाज है, जो अग्नाशय है, इससे अग्नाशयी रस निकलता है। और ये अग्नाशयी रस और पित्त रस होते हैं। इसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं। और यह पाचक एंजाइम होते हैं वो भोजन को थोड़े बहुत पचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद अभी है छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत है, छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होता है। फिर कह सकते हैं हमारे अधिकांश भोजन का जो पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है। छोटी आंत बहुत लंबी होती है। यदि हम इसको खोले तो 5 मीटर तक लंबी चली जाती है। और इसी के अंदर इरेप्सिन, पेप्सिन, टैनिन और बहुत सारे पाचक रस इसके अंदर पाए जाते हैं, जो हाई क्लास के अंदर आते हैं। इसका पाचन जो सारा है वो हाई क्लास में आता है। बस यह एक आता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज के अंदर टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूट जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सरल रूप से ग्लूकोज का होता है, बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में जो टूट जाता है। और प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन जो होता है वो पेप्टोन्स में और फिर आगे चल के अमीनो अम्ल में टूट जाता है। और इसी प्रकार से जो वसा होती है, जो लिपिड्स होते हैं, वो भी ग्लिसरीनिक अम्ल में टूट जाते हैं। अब इसके बाद आता है बड़ी आंत। ये जो छोटी आंत में अंगुलीनुमा प्रबंध होते हैं। देखिए ये छोटी आंत है और इस तरह से ये अंगुलीनुमा इसके अंदर प्रबंध पाए जाते हैं। ये अंगुलीनुमा प्रबंध क्या करते हैं? ये पाचक रस की जो सतह होती है, पाचक की जो सतह होती है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे कि पाचन ज्यादा से ज्यादा हो पाए। और ये जो पाचक रस है वो सारा का सारा जो कोशिकाएं हैं, शरीर की जो कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं हैं, उनमें एब्जॉर्ब हो जाता है और रक्त के जरिए पूरे शरीर में पहुंचता है। इसके बाद है बड़ी आंत। बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है पानी का अवशोषण। तो बड़ी आंत जो होती है वो पानी, भोजन में से जो पानी है उसका अवशोषण करती है। और जो भी अपशिष्ट पदार्थ आता है वो ये बड़ी आंत है। ये बड़ी आंत और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो सारा का सारा अपशिष्ट पदार्थ गुदा द्वार से हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है। तो जो ऊंट है, जैसे ऊंट है, ऊंट में पानी का अवशोषण ज्यादा होना चाहिए, इसलिए ऊंट की जो बड़ी आंत है वो काफी बड़ी होती है। इस प्रकार पदार्थ का छोटे छोटे अणुओं में टूटना जो होता है वह पाचन कहलाता है। और मनुष्य में पाचन इस प्रकार से होता है। अब आता है रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स का मतलब वे जंतु जो कि जुगाली करते हैं, यानी घास खाते हैं, जुगाली करते हैं, वे सभी जंतु रूमिनेंट्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि रूमिनेंट्स के अंदर जो पाचन तंत्र होता है उसमें एक विशेषता होती है। इनका आमाशय काफी बड़ा होता है और आमाशय में एक पार्ट होता है, 4 पार्ट होते हैं इनके आमाशय के। और एक पार्ट जो है उसको रुमैन कहते हैं। ये जंतु क्या होते हैं? जल्दी खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद आराम से बैठकर, खाना से होता है सारा का सारा रुमैन में चला जाता है। और जब वो आराम से बैठते हैं तो रुमैन के अंदर छोटे छोटे पिंडकों के रूप में वापस से खाना मुंह में आता है और वो आराम से खाना खाते हैं, चबाते हुए खाना खाते हैं, जिसे हम कहते हैं जुगाली करना। तो जुगाली करने वाले जो जंतु होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ये सब रूमिनेंट्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा एक विशेषता और होती है, इनकी जो क्षुद्रांत होती है, मतलब छोटी आंत जो होती है और जो बड़ी आंत होती है, उनमें एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे अंधनाल कहा जाता है। ये जो अंधनाल है इसमें क्या होता है? छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं जो कि सेल्यूलोज, कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका पाचन मानव नहीं कर पाता। उस जीवाणु जो होते हैं वो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। मतलब घास खाने वाले जंतुओं में एक अंधनाल नामक संरचना पाई जाती है जो कि सेल्यूलोज का पाचन करती है। इस प्रकार ये रूमिनेंट्स में ये विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है, अमीबा में किस प्रकार से पाचन होता है। अमीबा में पाचन करने के लिए, अमीबा हम जानते हैं कि एक कोशिकीय जंतु है और यह एक कोशिका जो होती है वो सारे कार्य करती है। भोजन में पाचन का भी, श्वसन का भी, उत्सर्जन का भी, जनन का भी,
सारे कार्य ये एक कोशिका ही करती है। तो अमीबा जो होती है वो इस पर कोई निश्चित संरचना नहीं होती है अमीबा की। इस प्रकार की संरचना, जब कोई भी खाद्य पदार्थ अमीबा को आभास हो जाता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ इसके अंदर बैठ गया है, इसके ऊपर बैठ गया है, तो वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो अपनी त्वचा को धंसना शुरू कर देता है। और धंसने के बाद ये आगे जो है अंगुलीनुमा प्रवर्ध जो होते हैं वो इसकी चारों ओर घेर लेते हैं इसको। ये प्रक्रिया जो कहलाती है वो एंडोसाइटोसिस कहलाती है। एंडोसाइटोसिस यह प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जब भोजन अंदर पहुंच गया तो अंदर पाचक रस स्रावित होते हैं और यह भोजन जो होता है वो पच जाता है। इस प्रकार अमीबा एक कोशिका होते हुए भी इस प्रकार से भोजन करता है। अब बस छोटा सा एक बात है, भोजन संबंधी अच्छी आदतें हम सभी को पता है। भोजन संबंधी अच्छी आदतों में क्या आता है, हाथ धो के भोजन करना चाहिए, मलमूत्र के त्याग के बाद और भोजन करने से पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए। भोजन को खूब चबा चबा के खाना चाहिए। भोजन करते समय बातें नहीं करनी चाहिए। संतुलित भोजन लेना चाहिए, यानी कि ऐसे नहीं एक ही चीज बहुत ज्यादा हो। हरी सब्जियां पूरी तरह खानी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सभी उस भोजन में होना चाहिए। और एक पोषक तत्व है जल, जल भी उस भोजन में होना चाहिए। इस प्रकार की भोजन संबंधी अच्छी आदतों को अपनाकर हम स्वस्थ और सुरक्षित बने रह सकते हैं। क्या हो गया?